नमस्कार। मैं आज आप सबके सम्मुख भारतीय काव्य शास्त्र के का जो महत्वपूर्ण विषय है वो काव्य लक्षण कहलाता है। तो काव्य लक्षण के साथ प्रस्तुत हूँ। जाहिर सी बात है कि यह जो काव्य लक्षण है इसमें भारतीय आचार्यों द्वारा कविता के लक्षण को लेकर के चर्चा की गई है और इसमें प्रमुख रूप से इस लक्षण पर चर्चा करते हुए इस बात पर ध्यान दिया गया है कि कवि के साथ साथ जो कविता हो उस पर बातचीत तो हो ही, जो सहृदय होता है, जो आस्वादक होता है, जो श्रोता होता है, उस पर भी चर्चा हो। यह इस कारण से भी महत्वपूर्ण है कि इसमें कविता के बनने की जो प्रक्रिया होती है उस पर चर्चा की गई है और इसको जानने से सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हमें ये पता चलता है कि हमारे जो पुरखे आचार्य हैं उन्होंने कविता के बनने की प्रक्रिया को किस रूप में देखा है, कैसे उसको जानने और पहचानने की कोशिश की है। और इसका बहुत बड़ा असर हिंदी आलोचना पर है। हिंदी के जो बड़े आलोचक हैं या हिंदी की जो सैद्धांतिक आलोचना है, आलोचना की जो निर्मित हुई है, उसके पीछे भी इन चीज़ों का योगदान है। तो जब हम काव्य के लक्षण की चर्चा करते हैं तो यह हमें जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि यह जो काव्य शब्द है यह साहित्य से भी पुराना है। और एक बात और है कि शास्त्र के समकक्ष यह खड़ा हुआ है। तो जो शास्त्र की संकीर्णता थी और जिसमें कि खास प्रकार की चयनधर्मिता थी, तो उसके बरक्स कविता की लोकोन्मुखी सत्ता को स्थापित करने की कोशिश की गई है, जिसमें कि कवि भी हैं, कविता भी है और सहृदय भी शामिल हैं। और आपको जान करके अच्छा लगेगा कि हमारे मनीषियों ने कवि को सार्वद्रिक कहा है, जो त्रिकालदर्शी होता है। तो कोई छोटी मोटी परिभाषा नहीं है कवि की, या कोई छोटा मोटा हल्का फुल्का विशेषण नहीं है। आचार्यों ने जब कवि को सर्वदृक् कहा है, त्रिकालदर्शी कहा है, तो उसके पीछे की एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी उन लोगों को था। यानी अगर इस संसार में कोई भी जिम्मेदार नागरिक माना गया आचार्यों के द्वारा तो वह कवि ही माने गए। इसी नाते उनसे अपेक्षाएं बहुत बड़ी थीं। आनंदवर्धन तो कवि को साक्षात ब्रह्मा कहते हैं, जो अपनी रुचि के मुताबिक सृष्टि का सृजन करता है। तो ये जो ब्रह्मा या प्रजापति कहने की बात है, ये असल में जो शास्त्र था, तो शास्त्र के समकक्ष जब कविता को खड़ा करना था तो उसके लिए कवि को बहुत मजबूत व्यक्तित्व के साथ खड़ा करना था। और नई पीढ़ी के लोग, खास करके हमारे जो छात्र हैं, वो इस बात को समझें कि जब जगत नियंता ब्रह्मा के समकक्ष हमारे पुरखों ने कवि को खड़ा किया होगा, तो सोचिए कि कितनी उदात्त व्यंजना रही होगी और कविता को लेकर के, कवि कर्म को लेकर के उनसे समाज में कितनी बड़ी अपेक्षाएं रही होंगी। तो इसे समझाना ही असल में आज के इस व्याख्यान का उद्देश्य है। तो यहाँ पर जैसे कि आनंदवर्धन की वो जो कारिका है वो बहुत ही मशहूर है कि अपारे काव्य संसारे कवि रेवः प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम तथेकम परिवर्तते। तो ये जो अपारे काव्य संसारे कवि रेवः प्रजापति, मानी इस जो संसार का जो कवि होता है वह एक तरह का प्रजापति ब्रह्मा होता है। यथास्मै रोचते विश्वम, जैसा रुचिकर होता है विश्व की, तथेकम परिवर्तते, विश्व की वैसी ही वह रचना करता है। इसी के साथ अगर आप देखें तो ईशावास्योपनिषद में कवि के बारे में यह भी कहा गया है कि वह मनीषी होता है, सर्वज्ञ होता है, सर्वनियंता होता है, स्वेच्छा से प्रकट होता है और जो सबके कर्मों के अनुसार संपूर्ण पदार्थों का अनंत काल से, ध्यान रखिए, सबके कर्मों के अनुसार संपूर्ण पदार्थों का अनंत काल से रचना करता आता है।
तो ये बहुत बड़ी बात है कि कर्मों के अनुसार संपूर्ण पदार्थों का। और वो श्लोक है कि कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू यथा तथ्यतो अर्थान व्यदधाक्षा शाश्वतीभ्य समाभ्य। तो इस त्रिकालदर्शी कवि के भावबोध को समझने वाला ही असल में सच्चा सहृदय होता है। और कवि के अस्तित्व के लिए इस संसार में आप जानते हैं कि कवि अकेला नहीं है, जो कवि है वही सहृदय भी है, वही श्रोता भी है। तो कवि के अस्तित्व के लिए सहृदय की भूमिका वैसे ही महत्वपूर्ण है जैसे शब्द के अस्तित्व के लिए अर्थ की भूमिका होती है। तो दोनों यानी कवि और सहृदय वैसे ही अन्योन्याश्रित हैं जैसे कि शब्द और अर्थ परस्पर एक दूसरे पर आश्रित रहा करते हैं। तो यहाँ सहृदय का मतलब ही है कि काव्य के मूल तत्व चारुता को पकड़ लेने की सामर्थ्य, और इस चारुता जो यह चारुता है वो असल में सर्जक कवि और सहृदय श्रोता के हृदय संवाद की देन है। यानी सर्जक कवि एक तरफ है, दूसरी तरफ सहृदय श्रोता है। दोनों के बीच अगर आप देखें कि संवाद हो और संवाद हृदय संवाद हो, हृदय के भीतर से संवाद हो, यानी मन की अतल गहराइयों का संवाद हो, तब ही दोनों एक दूसरे के धरातल पर आ जाते हैं। इसी नाते कवि बगैर सहृदय के, बगैर पाठक के अधूरा है, और पाठक बगैर कवि के अपूर्ण है। कई बार आप देखे होंगे कि यह जो हृदय संवाद होता है वो जो हमारा सहृदय होता है वो सर्जक के अर्थ से भी अतिरिक्त ग्रहण कर लेता है। तो अगर ऐसा है और ऐसा होना भी चाहिए, तो वह न केवल सर्जक के साथ न्याय करता है बल्कि उस जो कृति काव्य को एक नए काल में प्रक्षिप्त भी कर देता है। अर्थात वह कृति के साथ न्याय तो करता ही है, लेकिन उसे अन्य काल में भी रूपांतरित कर देता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि वह कृति को इस प्रक्रिया में बड़ा कर देता है। तो जो रसास्वादन की दशा है वह असल में एक तरह के चित्त की शांति की अवस्था है, और हृदय को अगर आप अशांत करेंगे और चित्त को शांत करेंगे तभी आपका हृदय संवाद होगा। और इस अशांत हृदय की अवस्था को शैव सिद्धांत में विमर्श कहा गया है। इसी नाते सहृदय को उद्विग्न विमर्श नाम से भी पुकारा जाता है। तो हृदय की यह जो विमर्श बोधि उद्विग्नता है, यानी चित्त तो शांत हो लेकिन हमारा हृदय है वो बहुत ही उद्विग्न हो, तो यही असल में प्रकाश का कारण भी है। और बल्कि प्रकाश की जो सत्ता होती है इस विमर्श के बगैर संभव नहीं होती। तो इस सहृदय के बारे में आप देखिए जो उन्होंने ध्वन्यालोक लोचन लिखा, ध्वनि सिद्धांत पर टीका लिखा, उस अभिनव गुप्त ने आप देखिए क्या कहा है। वो कहते हैं कि ये सहृदय क्या है, उस सहृदय के बारे में बताते हैं। वो कहते एसाम काव्यानुशीलन वशा द्विषदि भूते मनोमुकरे वर्णनीय तन्मयी भवन योग्यता। अर्थात जो काव्यों के अनुशीलन के कारण कविता के वर्ण वस्तु में अपने मन के दर्पण के निर्मल होते जाने से, ध्यान रखिए, अपने मन के दर्पण के निर्मल होते जाने से तन्मय हो जाने की योग्यता रखता है, वह सहृदय कहलाता है। तो सहृदय में क्या तत्व होते हैं? सहृदय में इसके अनुसार, इस सूत्र के अनुसार 3 तत्व होते हैं। काव्य का अनुशीलन, सहृदय काव्य का अनुशीलन करता होता है। मन रूपी दर्पण का, उसके मन रूपी दर्पण का निर्मल होते जाना जरूरी है। और खास बात यह है और जो बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्ण वस्तु में उसकी तन्मयता होनी चाहिए। अर्थात कवि का जो वर्ण वस्तु है, कवि जिस वस्तु का वर्णन करता है उसमें लीन होने की सामर्थ्य उसमें होनी चाहिए। इसी नाते आप देखेंगे कि कवि और सहृदय के बीच के जो सेतु हैं असल में यही इसके 3 तत्व हैं जिसके बारे में अभी हम लोगों ने मैंने चर्चा की। इसका मतलब आप ये भी समझें, और यह आज के समाज के लिए समझना बहुत जरूरी है कि एक कवि खुद में एक सच्चा सहृदय भी होता है, सच्चा पाठक और श्रोता भी होता है। अर्थात कवि में एक अच्छे व्युत्पत्तिकार का, ज्ञान का और गुणवान व्यक्ति का गुण होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कवि केवल कविता लिखता जाएगा
लेकिन उसकी कविताएं आस्वाद बोध की प्रक्रिया से कभी जुड़ नहीं पाएंगी। और यही असल में अगर ऐसा है, यानी अच्छा हुआ व्युत्पत्तिकार है, ज्ञानवान है और गुणीवान है, तो यही उसकी रचना में रमणीयता का आधार भी बनता है और अंततः यही उसके चित्त को आनंदित भी करता है। मैं चित्त के आनंद की अवस्था भी यही है। चित्त का यह आनंद भाव कोई जड़ व ठहरा हुआ आनंद नहीं है कि आप आनंद का मतलब आप समझ लें जैसे सामान्यतः कुछ लोग समझते हैं या कुछ लोगों को समझाया जाता है कि साहब ये आनंद की बातें कर रहे हैं, यह रस की बातें कर रहे हैं, ये बड़ी पुरानी बातें कर रहे हैं। असल में दिक्कत हमारे साथ ये है हमारे समाज में कि शब्दों के बदलते हुए अर्थ को या जिन शब्दों में अर्थ सामर्थ्य के बदलने की क्षमता है उसके बारे में हम या तो जानते नहीं या जानने की कोशिश नहीं करते। तो मुझे ये कहना है कि जो आनंद है ये साधारण सी कोई ठहरा हुआ आनंद बोध नहीं है। यह साधारण सी भाषा में यह है कि कोई भी सहृदय उस काव्य में जीवन के ऐसे मार्मिक स्थलों की पहचान कर सके, उसमें डूब सके जो उसे एक अतिरिक्त का आभास करवा सके। अर्थात आनंद अतिरिक्त का आभास है, कोई जड़ वस्तु नहीं है। और अतिरिक्त का यह आभास ही वह आनंद है जिसे प्राचीन काल से आज तक अलग अलग संदर्भों में व्याख्यायित करने की कोशिश की गई है। तो आप जानिए कि यह जो आनंद है वह कोई तत्वगत नहीं है। मैं जोर देना चाहता हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ कि यह जो आनंद है कोई तत्वगत नहीं है। इस आनंद की सत्ता असल में अर्थगत है। इस नाते आप देखेंगे कि रसवादी सिद्धांत के भीतर विन्यस्त होकर भी यह वस्तुतः औचित्य से मुक्त नहीं है, माने आनंद औचित्य से मुक्त नहीं है। इसी नाते आप देखेंगे कि प्रसाद के आनंद की समरसता और मुक्तिबोध के आनंद की बेचैनी दोनों के लिए यहाँ पर जगह, इस आनंद में जगह है। अब यह सहृदय को तय करना है कि वह किस आनंद के साथ है, लेकिन इतना तो साफ है कि काव्य शास्त्रियों ने इस आनंद को लेकर के अपना चिंतन खुला रखा है। तो ये एक पक्ष जो अब तक के व्याख्यान से समझ में आई कि मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जो आनंद है, जो कवि और सहृदय के बीच का जो आपसी संवाद है, उसमें एक तरह का खुलापन है, किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं है। इस नाते इस बात को आप नज़रअंदाज करें कि आनंद हो या रस हो कोई ठहरी हुई चीज़ है। अब इसके आगे जब बढ़ें, इसकी व्याख्या हम करें तो आप देखें कि ये जो कवि और सहृदय के जो आपसी संबंध हैं उसमें आचार्यों ने जिस काव्य लक्षण की बात की है वो उसमें सर्जक और आस्वादक को हमेशा साथ साथ रखा है। और उसका कारण ये है कि इन दोनों के बीच कभी कोई भेद नहीं था। ये तो समझ लीजिए कि कुंतक ने तो सहृदय के पक्ष पर यानी आस्वादक के पक्ष पर अलग से ध्यान ही दिया और आगे चलकर जिस रोलावार्थ के माध्यम से हम 20वीं सदी में लेखक की मृत्यु की घोषणा करते हैं, असल में आप देखें तो यह तो हमारे भारतीय आचार्यों ने बहुत पहले ही इस बात को का संकेत दे दिया था कि जो काव्य है, जो कवि की कृति है, उससे कई बार हमारे सहृदय उसके बताए हुए अर्थ से मुक्त होते हैं या उसमें अर्थ विस्तार की हमेशा संभावनाएं रहती हैं। तो जिस लेखक के मृत्यु को लेकर के हम लोग बड़ी चर्चाएं करते हैं और ये बताते हैं कि साहब 20वीं सदी में रोलाबार था, उन्होंने लेखक की मृत्यु करके उन्होंने ये कहा कि पाठ की जो बहुकेंद्रीयता है और जो अर्थ होता है, यही इसका मतलब है कि जो अर्थ होता है और कृतिकार के अर्थ से मुक्त होता है। तो इसकी संभावना तो हमारे यहाँ कुंतक ने वक्रोक्ति काव्य जीवितम में बहुत पहले ही व्यक्त कर दी थी और इसको लेकर के भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस मीमांसा, अपनी प्रसिद्ध जो कृति है रस मीमांसा में विस्तार से बताया भी है। अब आप देखें कि जो हमारे बहुविध आचार्यों ने जो काव्य लक्षण की चर्चा की है, आप देखें कि उन्होंने अपनी सांस्कृतिक सीमाओं के भीतर रह करके काव्य लक्षण को बताने की कोशिश की है। और उनकी जो सांस्कृतिक सीमाएं थीं वो ये थीं कि जो हमारा आरंभिक समाज था
यानी जब कविता की चर्चा नहीं होती थी, जब सब कुछ वैदिक था और शास्त्रोन्मुखी था, तो उसमें ब्रह्म की चर्चाएं उस समाज में बहुत होती थी। तो आप देखिए कि जब जिस समाज में ब्रह्म की बहु चर्चा होती थी, वहाँ पर कवियों को ब्रह्म बता करके शास्त्र के समानांतर कविता को खड़ा किया गया। यह दौर भामह का दौर था। उसके बाद अगर आप 9वीं शताब्दी तक आते हैं, अभिनव गुप्त के समय तक आते हैं, तो आप वहाँ देखें कि उस समय तक एक तरह का योग की बातें शुरू हो चुकी थी समाज में। तो यहाँ पर अभिनव गुप्त ने कवि और सहृदय के बीच का जो हृदय संवाद था उससे योग के समकक्ष खड़ा करने की उन्होंने कोशिश की थी। और इतना ही नहीं, आप देखें आगे चल कर के 17वीं शताब्दी तक जब समाज में, संस्कृति में विज्ञान का बहुत बोलबाला हो गया और ज्ञान की प्रक्रिया पर बहुत जोर दिया गया, तब पंडित राज जगन्नाथ आते हैं और वे रमणीयता को ज्ञान से जोड़ देते हैं। इस क्रम में अगर आप हिंदी के साहित्य में देखें तो छायावाद के भीतर आचार्य शुक्ल हों और या उनसे जो समकक्ष जो ढेर सारे आलोचक हैं जो उस दौर में लिख रहे थे, जो सर्जक आलोचक हैं, स्वतंत्र आलोचक हैं, उन सब ने मनुष्य और प्रकृति के अंतः संबंधों में कविता को राष्ट्रीयता से जोड़ने की कोशिश की थी। क्यों? क्योंकि वो औपनिवेशिक सत्ता का दौर था और राष्ट्रीयता का बोलबाला था, तो साहित्य को भी राष्ट्रीयता से जोड़ने की कोशिश की गई थी। और इसी के बहाने कविता को कलावाद से मुक्त करके लोक मंगल से भी जोड़ दिया गया था। तो जिस आचार्य शुक्ल की हम बहुत चर्चा करते हैं, वो असल में उनका मूल योगदान ये था कि कलावाद से, कविता को कलावाद से मुक्त करके लोक मंगल की साधना अवस्था से उन्होंने जोड़ने की कोशिश की थी। और उस दौर में, छायावाद के दौर में, यह उनका सबसे बड़ा योगदान था। आप देखेंगे कि आचार्य शुक्ल ही हैं जिन्होंने यहाँ तक लिख दिया था कि सच्चा काव्य आनंद वही तक है जहाँ हमारी प्रवृत्ति सत्कर्मों के प्रति जागृत हो जाती है। यानी कविता के आनंद को उन्होंने, शुक्ल जी ने, सत्कर्मों के प्रति जागृत होती प्रवृत्ति के रूप में व्याख्यायित किया है। और यहाँ पर सीधे वे 14वीं शताब्दी के जो ध्वनिवादी आचार्य विश्वनाथ हैं उनके साथ खड़े होते हैं, जब विश्वनाथ ये कहते हैं कि काव्य हमें प्रवृत्ति और निवृत्ति की ओर ले जाने वाली विधा है। कृत्याकृत्य प्रवृत्ति निवृत्त्युपदेश द्वारेण सुप्रतीति तैव। अर्थात जो काव्य होता है वो हमें कृत्य यानी प्रवृत्ति और अकृत्य माने निवृत्ति की ओर ले जाने वाली विधा है। तो अगर आप देखिए काव्य लक्षण को बताने वाले अब आचार्यों की हम चर्चा करेंगे, तो उसमें सबसे पहले आप देखिए भामह आते हैं। वो काव्यालंकार यानी 6ठी शताब्दी में भामह की जो प्रसिद्ध कृति है काव्यालंकार है और आप सब उससे परिचित ही हैं। उसमें उन्होंने एक कारिका लिखी है, शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा संस्कृतम प्राकृतम चान्य अपभ्रंशम इति त्रिधा। अर्थात शब्द और अर्थ दोनों मिलकर ही काव्य कहलाते हैं। इस काव्य के 2 प्रकार होते हैं, गद्य और पद्य। संस्कृत, प्राकृत और इससे अलग अपभ्रंश के आधार पर इनके 3 प्रकार होते हैं। तो स्पष्ट है कि यह जो काव्य लक्षण है यह बिल्कुल आरंभिक अवस्था का है, जिसमें कि भामह ने शब्द और अर्थ के परस्पर सहभाव से में काव्य की संभावना को निर्मित किया है। और यह असल में उस बात का भी प्रत्याख्यान है कि कविता या तो शब्द में होती है या फिर अर्थ में होती है। यहाँ पर आपको ये जानना चाहिए कि भामह मुख्यतः काव्य के शरीर पर अपना ध्यान देते हैं। काव्य की आत्मा का सवाल भामह के सामने उपस्थित नहीं था। इसी को आचार्य दंडी जो अलंकारवादी ही हैं, अपनी पुस्तक काव्य आदर्श में वह कुछ इस तरह से कहते हैं कि ये मनोहर अर्थ से युक्त जो पदावली है, जो शब्द समूह है, वह काव्य शरीर है। वो कहते हैं कि अर्थ की जो इष्टता होती है वह असल में गुण और अलंकार से संभव होती है, और ये जो गुण अलंकार होते हैं इनसे काव्य का शरीर निर्मित होता है। तो आप देखिए कि उन्होंने ये कहा है कि जो अर्थ की इष्टता शब्द समूह के
काव्यत्व की प्राथमिक शर्त है। वो लिखते हैं कि तय शरीरम च काव्यानाम लंकाराश्च दर्शिता शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। आगे कुंतक को देखेंगे कि इस क्रम में कुंतक आते हैं जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम। तो उसमें वो एक व्यवस्थित स्वरूप देते हुए, और यही से कुंतक उन्होंने असल में सहृदय को सीधे कविता की प्रक्रिया का हिस्सा बना लेते हैं। वो कहते हैं कि शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्विद आह्लादकारिणी। ये बहुत ही प्रसिद्ध कारिका है कुंतक की, और जिसने एक निर्णायक हस्तक्षेप किया है काव्य लक्षण के संसार में। वो कहते हैं कि कविता एक ऐसी रचना है जो शब्द और अर्थ से मिलकर बनती है, और जहाँ शब्द और अर्थ वक्र कवि व्यापार से समन्वित होकर, ध्यान रखिए, शब्द और अर्थ वक्र कवि व्यापार से समन्वित होकर सहृदयों के आनंद का कारण बनते हैं। यानी जो शब्द और अर्थ होते हैं उनमें कवि की प्रतिभा हो जाती है, और वो कवि की प्रतिभा कहाँ पर होती है? वक्र कवि व्यापार से उसको जोड़ते हैं। लेकिन यह जो वक्र कवि व्यापार है यह असंगत होगा अगर यह सहृदयों के आनंद का कारण नहीं बनता है। तो इसमें कविता की परिभाषा में ही वक्रोक्ति को काव्य का जीवित मानने का संकेत है। इसका मतलब है कि शब्द और अर्थ दोनों मिलकर ही काव्य बनते हैं। और इन्होंने तो स्पष्ट करते हुए कहा है कि जैसे प्रत्येक तिल में तेल रहता है, वैसे ही शब्द और अर्थ दोनों में ही एक तरह का आह्लादकारी तेल रहता है जो सहृदयों को आनंदित करता है। इसमें अगर आप देखें कि भामा से आगे बढ़कर जो कुंतक हैं वे शब्द और अर्थ, शब्द को आप समझिए वाचक कहा जाता है और अर्थ को वाच्य कहते हैं। तो वाचक और वाच्य के वक्रता मूलक संबंध में असाधारण आनंददायक सौंदर्य देखते हैं। यानी जो वाचक और वाच्य है अर्थात शब्द और अर्थ है, उसके वक्रता मूलक संबंधों में ही असाधारण आनंददायक सौंदर्य दिखाई देता है। और ये जो समकालीन हिंदी कविता लिखने वाले 2020 में हैं, यानी जो आधुनिक हिंदी कविता जिसे आप कहते हैं 1930 के बाद, या कहिए कि जहाँ से कि छायावाद के उत्तर छायावाद काल से जब मुक्त छंद की कविताएं लिखी जाने लगी, तो जो तब से लेकर के आज तक, यानी निराला की तोड़ती पत्थर से लेकर के आज तक जो चीज़ें जो कविता में दिखाई दे रही हैं, इनमें याद रखिए कि ये जो शब्द और अर्थ के परस्पर वक्रता मूलक संबंध हैं ये आज भी बहुत ही प्रासंगिक हैं। और जो नई कविताएं इधर जो मुक्त छंद की कविताएं लिखने वाले छात्र हैं उन्हें यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से समझनी चाहिए। और यह असल में इसको कुंतक ने जो कहा कि इसके बीच शब्द और अर्थ के बीच परस्पर स्पर्धा धिरोही चारुता होती है, अर्थात शब्द और अर्थ एक दूसरे से गलवहियां करते हैं और दोनों मिल करके एक लोकोत्तर काव्य सौंदर्य की सिद्धि करते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर शब्द और अर्थ का समान महत्व है, और जो समर्थ शब्द के अभाव में अर्थ स्फुरित होने पर भी निर्जीव रहता है। अगर शब्द सामर्थ्य अच्छी नहीं है तो अर्थ संप्रेषित होगा लेकिन वह निर्जीव होगा। वैसे ही कमजोर अर्थ के होने पर समर्थ शब्द भी किसी अन्य अर्थ का वाचक होकर एक भार जैसा ही होता है। तो कहते हैं शब्द सामर्थ्य भी मूल्यवान है और अर्थ सामर्थ्य भी मूल्यवान होनी चाहिए। इसलिए समान स्थिति में ही विशिष्ट सहभाव के कारण काव्य में अपूर्वता आती है, ऐसा कुंतक का मानना है। यहाँ सहभाव मूलक विशिष्टता का अर्थ है कि विशिष्ट शब्द अनेक पर्यायों, अब ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो विशिष्ट शब्द होता है वो अनेक पर्यायों के बीच एक रूप में ही विवक्षित अर्थ का वाचक होता है। और एक रूप में विवक्षित अर्थ का वाचक होने का मतलब होता है कि एक शब्द के बहुत सारे समानार्थी अर्थ हो सकते हैं, लेकिन कविता में अपूर्वता तभी आती है जब एक शब्द अपने सटीक अर्थ का वाहक हो। इसलिए जो कहा जाता है कि शब्द को आप चाहे भले सिनोनिम बता लें, लेकिन कविता के लिए
काव्य वस्तु के लिए कोई भी शब्द समानार्थी नहीं होता। अगर आप काव्य में अपूर्वता लाना चाहते हैं तो शब्द चमत्कार ऐसा होना ही चाहिए कि अगर आप उस शब्द की जगह दूसरा शब्द रख दें तो फिर अर्थ वैसा संप्रेषित न हो जैसा आप संप्रेषित करना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि किसी विशेष अनुभव की अभिव्यक्ति के लिए केवल एक ही शब्द होता है, और यह एक बड़ी स्थापना थी उस जमाने में कि शब्द का कविता में कोई विकल्प नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे अनुभव का भी कोई विकल्प अन्य अनुभव नहीं हो सकता। तो कुंतक की ये जो बात है आज के कवियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो शब्द के संस्कार को समझने के पहले ही अपनी कविता को तमाम विखंडित अनुभवों को समानार्थी शब्दों के अजायब घर में कैद कर देते हैं। तो शब्द को बगैर समझे जो कवि होंगे, जो कविगण होंगे, वो तमाम विखंडित अनुभवों के समानार्थी शब्दों के अजायब घर में यदि आप कैद कर देंगे तो याद रखें फिर काव्य संप्रेषित नहीं होगा, कविता कमजोर हो जाएगी। इस नाते याद रखें कि कुंतक ने अपनी पुस्तक के प्रथम उन्मेष के आरंभ में ही कवेह कर्म काव्यम लिखकर काव्य को कवि कर्म से जोड़ दिया है, और यह कवि कर्म उनके यहाँ वक्रता रूपी नवीन तत्व ही है और कुछ नहीं है। तो कुंतक का जो यह काव्य लक्षण है, भामह के शब्दार्थ और दंडी के इष्टार्थ और वामन के गुण व अलंकार से संस्कृत गुणालंकार का वक्रता मूलक विस्तार होने के कारण ही विशिष्ट भी है और आधुनिक भी है। कुंतक के बाद आइए चलते हैं आगे। तो कुंतक के बाद काव्य लक्षण के संदर्भ से ध्वनिवादी मम्मट आते हैं, जिन्हें आप मम्मटाचार्य कहते हैं। और आपको पता ही है कि ये वही मम्मट हैं जिन्होंने आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत को महिम भट्ट और भट्ट नायक जैसे आचार्यों की तीखी आलोचना से बचाने की कोशिश की थी। इसलिए इन्हें ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य कहा जाता है। छात्रगण ध्यान दें, आपसे ये पूछा भी जा सकता है कहीं भी किसी बड़ी परीक्षा में कि ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य किसे कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य मम्मट को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ध्वनि सिद्धांत पर जो महिम भट्ट और भट्ट नायक जैसे आचार्यों के द्वारा हमला हुआ था उससे ध्वनि सिद्धांत को बचाने की कोशिश की थी। इन्होंने ये काव्य प्रकाश इनकी बड़ी प्रसिद्ध कृति है। इसमें इन्होंने काव्य का लक्षण लिखा है और इस लक्षण पर बड़ी चर्चा है। और आप देखेंगे कि और किसी भी किताब में या किसी भी व्याख्यान में इस मुद्दे पर चर्चा में कोई बात आए या न आए, लेकिन इनका जो यह सूत्र है ज़रूर आपको दिखाई दे जाता है, सुनाई पड़ जाता है। वो ये है कि तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात काव्य शब्द और अर्थ युक्त एक ऐसी रचना है जिसमें कि जो दोष रहित होती है और गुण युक्त रहती है। और तीसरी विशेषता यह है कि कभी कभी अलंकार के विद्यमान न होने पर भी यह महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसा कहने के पीछे है कि व्यंग्य और रस भाव होने की स्थिति में अलंकार विहीन होकर भी यह रचना महत्वपूर्ण हो सकती है। यानी मम्मट ने यह बताने की साफ साफ कोशिश की कि रचना अलंकारों में ही नहीं होती। अगर उसमें व्यंग्य है, रसबोध है, तो भी वह एक महत्वपूर्ण रचना हो सकती है। शर्त यह है कि उसमें दोष नहीं होना चाहिए, रस दोष नहीं होना चाहिए और उसमें गुण भी होना चाहिए। इसी नाते यहाँ देखेंगे कि जब पुनः क्वापि लिखते हैं तो क्वापि पर यहाँ विशेष जोर देते हैं, जिसका अर्थ कभी कभी होता है। यानी ऐसा नहीं कि सदा के लिए। पुनः क्वापि का मतलब कभी कभी अगर अलंकार नहीं है, नहीं भी है तो भी। अब इस पर विद्वानों ने बड़ी आलोचना की, मम्मट की बड़ी चर्चा हुई, लेकिन मम्मट की आलोचना के बावजूद मम्मट की जो स्थापनाएं टस से मस हो नहीं पाई। मम्मट ने जो कहना चाहा वो कहा और उसे आगे के सभी आचार्यों ने किसी न किसी रूप में माना और उसकी व्याख्या की। और एक तरफ ऐसा नहीं था कि जिन आचार्यों ने असहमति दी
ये सीखने लायक बात है, ध्यान देने लायक बात है। उन्होंने कहा कि साहब मम्मट को कुछ नहीं आता, मम्मट ऐसे हैं, मम्मट वैसे हैं। सब ने कहा कि मम्मट आचार्य विद्वान हैं, बड़े आचार्य हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, लेकिन उनसे हमारी ये असहमतियां हैं। तो असहमतियों के दर्ज करने का भी अगर एक दर्पपूर्ण सादगी देखनी हो, यानी असहमतियों के दर्ज करने की अगर एक दर्पपूर्ण सादगी देखनी हो, तो भी मैं युवा पीढ़ी से अनुरोध करूंगा, अपने छात्रों से अनुरोध करूंगा कि वे भारतीय काव्य के आचार्यों के पास जाएं और देखें कि उनमें संवाद, विवाद, प्रतिवाद कैसे कैसे स्थापित होता है, कैसे दिखाई देता है। अब इसमें देखिए कि इसमें तत् सर्वनाम काव्य का ही ग्राहक है, जैसे कि कहते शुरू में है कि तत् शब्दार्थ हो, तो कि तत् जो है आप समझिए वह काव्य के ग्राहक का ही, काव्य शब्द का ही ग्राहक है। यहाँ मम्मट भी शब्द और अर्थ दोनों की समष्टि को काव्य मानते हैं, यानी जैसे कि कुंतक ने कहा था उसी प्रक्रिया में शब्द और अर्थ दोनों, जैसे भामह ने कहा था, तो दोनों की समष्टि को मम्मट भी काव्य मानते हैं। लेकिन पंडित जगन्नाथ ने शब्दार्थ में एक साथ व्यासज वृत्ति से काव्यत्व होने को खारिज कर दिया, यानी इन्होंने पंडित जगन्नाथ ने इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि व्यासज वृत्ति से शब्द और अर्थ दोनों में काव्य नहीं हो सकता। तो उनके अनुसार काव्य किसी एक में हो सकता है, और वो कहते हैं कि काव्य शब्द में होता है, जिसकी चर्चा मैं आगे भी करूंगा अपने भाषण में। लेकिन रोचक बात है कि जगन्नाथ के रस गंगाधर के जो व्याख्याता आचार्य थे नागेश भट्ट, उन्होंने खुद ही जगन्नाथ की इस आपत्ति को यह कहकर खारिज कर दिया कि काव्यत्व व्यासज वृत्ति से भी शब्दार्थ में रह सकता है। क्योंकि जब लोग कहते हैं कि काव्य को पढ़ा, सुना और समझा, तो स्पष्ट है कि काव्यत्व शब्द में भी है और अर्थ में भी है, यानी शब्द और अर्थ दोनों में मौजूद है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो मैंने अभी आपको बताई, और ये बहुत आपको ध्यान से इस बात को सुनना चाहिए कि पंडित जगन्नाथ ने मम्मट की कैसे आलोचना की और कैसे खुद उन्हीं के व्याख्याता आचार्य नागेश भट्ट ने पंडित जगन्नाथ की मान्यताओं को ही खारिज करके अंततः मम्मट के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की। तो उपर्युक्त काव्य लक्षण की जो व्याख्या हमने अभी आपके सामने पहले बताई, इसमें काव्य दोष रहित होना चाहिए। तो अगर ये दोष रहित का मतलब होता है कि च्युति संस्कार दोष, श्रुति कटुत्व दोष, संस्कारहीनता जैसे बहुत सारे दोष हैं, वो इसमें नहीं होना चाहिए। इस पर आचार्य विश्वनाथ ने भी टिप्पणी की, जो इसके बाद इनकी मैं चर्चा करूंगा, जो कि वाक्यम रसातकों काव्यम की बात करते हैं। तो उन्होंने इस पर भी टिप्पणी की और कहा कि साहब ये उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा अगर दोष रहित काव्य मान लिया जाए तब तो महान से महान जो आचार्य हैं वो काव्य के घर से बहिष्कृत हो जाएंगे, क्योंकि कुछ न कुछ दोष तो वहाँ पर रहता है। तो लेकिन ये बात बहुत साफ है कि मम्मट ऐसा नहीं कहते। उनके अनुसार कुछ खास तरह के दोष कविता में नहीं होने चाहिए, जैसे रस दोष पर उनका बहुत जोर है। इसी प्रकार वो कहते हैं कविता गुणयुक्त होनी चाहिए, और गुणों में वे खास करके माधुर्य, प्रसाद और ओज गुण को बहुत महत्व देते हैं। क्यों महत्व देते हैं आप जानिए, क्योंकि माधुर्य, प्रसाद और ओज गुणों के बगैर रस की निष्पत्ति नहीं हो सकती, रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और क्यों? क्योंकि गुणों का संबंध अनिवार्यतः रस से होता है। इस पर भी आचार्य विश्वनाथ ने टिप्पणी की और कहा कि गुण तो रस में ही रहते हैं, तब कैसे मम्मट सगुणों को शब्दार्थ के विशेषण रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि खुद मम्मट ने भी काव्य प्रकाश में गुण का संबंध शब्दार्थ से स्थापित किया है। यद्यपि वे भी ये कहते हैं कि गुण तो प्रमुखतः रस के धर्म ही होते हैं। इसमें जो तीसरी विशेषता है उस पर आप ध्यान दें, अलंकार विहीनता को लेकर के। और तो इस पर भी जो आपत्ति हुई है कि भाई अलंकार विहीन, तो अब जैसे मैंने कहा कि पुनः क्वापि कह करके वो कभी कभी अलंकार विहीन होने पर भी वह काव्य हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि काव्य में रस दशा अच्छी है तो अलंकार की जरूरत नहीं है। यानी काव्य में अगर रस दशा अच्छी है तो अलंकार क्या जरूरत है। असल में काव्य में चमत्कार या तो रस से हो सकता है या फिर अलंकार से। अब यदि रस है तो अलंकार की जरूरत वैसे भी नहीं पड़ेगी। तो स्पष्ट है कि
मम्मट इस माध्यम से ध्वनि की महत्ता को बढ़ाते हैं और अलंकार की महत्ता को घटाने में सफल हो जाते हैं। और यही कारण रहा कि मम्मट के हाथों ध्वनि सिद्धांत अपने गौरव, अपनी गरिमा को बनाए रखा और बचाने में सफल हुआ, जबकि अलंकार सिद्धांत कहीं न कहीं से कमजोर हुआ और काव्य का वह बहिरंग बन करके ही रह गया। तो वे जो मम्मट हैं कविता में गुणों को महत्व देते हैं, क्योंकि काव्य में शब्दार्थ गुण विहीन नहीं हो सकते। वे रस ध्वनि को महत्व देते हुए अपने ध्वनिवादी होने की पुष्टि भी करते हैं। तो आपने देखा कि जो मम्मट के काव्य लक्षण हैं उसमें किस तरह से उन्होंने सगुणों की व्याख्या की, अदोषों की व्याख्या की और फिर पुनः क्वापि कह करके अलंकार विहीनता के रहते भी कविता का लक्षण माना है। यही कारण रहा कि कविता को समझाने में, कविता के लक्षण को समझाने के संदर्भ में मम्मट की याद बार बार आती है। मम्मट के बाद आचार्य विश्वनाथ आते हैं, जिनकी पुस्तक है साहित्य दर्पण, जिसमें लिखते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात जो रसवत वाक्य होता है वही काव्य होता है। ये भी ध्वनिवादी हैं जो वाक्य अर्थात शब्द में काव्यत्व की बात करते हैं। यह असल में कविता का आंतरिक लक्षण बताने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि रस है तो अलौकिक आनंद भी है और एक उत्तम सहृदय की ये अपेक्षा भी करते हैं। तो यह वाक्य कवि को बनाना पड़ता है। याद रखिए, यह ऐसे वाक्य नहीं होता कि कोई वाक्य आप लिख देंगे, कह देंगे साहब देखिए रसात्मक हो गया और मेरी कविता लिख दी। इस पर भी हमें सीखना चाहिए इन आचार्यों से कि कोई भी वाक्य काव्य बनता कैसे है। तो वो कहते हैं कि उसको बनने के लिए कवि के जो रस होता है वो कवि के अनुभव का हिस्सा होना चाहिए और वही रस सहृदय के रसानुभव का स्रोत भी होता है। और इस वाक्य की जो बात हम लोग करते हैं उसमें केवल वाक्य यूं ही नहीं बनता, वाक्य में योग्यता होती है, आकांक्षा होती है और आसक्ति होती है। यानी वाक्य में 3 प्रकार के तत्व होते हैं और इसमें विस्तार भय के कारण मैं बहुत अलग से इस पर मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, व्याख्यान लंबा हो जाएगा। लेकिन जानिए कि जो योग्यता होती है वह दर्शन में नैयायिक महत्व देते हैं, जो आकांक्षा होती है वह मनोविज्ञान का हिस्सा होती है और जिसे मीमांसक मानते हैं, और जो आसक्ति तीसरी है उसका संबंध वैयाकरण से है, जो भाषा विज्ञान को महत्व देते हैं। और इन तीनों का महत्व यह है कि काव्य के द्वारा इच्छित अर्थ की प्राप्ति हो कैसे, जिसमें कि कविता में कोई वाक्य अगर हम विन्यस्त कर सकें तो वह रसवत हो, रसमय हो। खुद आचार्य शुक्ल जब रसमय वाक्य की बात करते हैं तब इन्हीं विश्वनाथ का अनुगमन करते हैं, जिस पर कि आप समझिए कि आकांक्षा है और आसक्ति है और योग्यता है। तो आप देखें कि जो रसमय वाक्य होता है वो असल में वो एक तरह का महत्वपूर्ण होता है और आचार्य शुक्ल ने जो नीरस वाक्य संरचना होती है उसको सूक्त या पद्य के खाते में डाल दिया है। तो वाक्य जो रसमयता होती है, रसमय वाक्य होता है, वह आचार्य शुक्ल के लिए भी काव्य है और विश्वनाथ के लिए भी काव्य है, और जो नीरस वाक्य होता है वह केवल सूक्ति है। आप ध्यान देंगे कि वाक्य की संरचना न समझने के कारण कई कवि केवल या तो पद्य लिखते हैं या फिर सूक्तियाँ लिखते हैं। और आजकल देखेंगे कि सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगहों पर इन सूक्तियों को लिखने का बहुत सारा प्रचलन है और उसका कारण ही है कि बहुत सारे लोग इस पूरी बनावट को, कविता की बनावट को नहीं समझते। तो आप देखेंगे कि इस तरह से हमारा जो काव्य लक्षण है वह एक तरह का आगे बढ़ता है। और जो वाक्य में जो ये तत्व होते हैं तो यह जो रस बनते हैं और इस रस को बनने के लिए गुण चाहिए, अलंकार चाहिए और रीतियाँ चाहिए। तो खुद विश्वनाथ ने लिखा है कि उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुणालंकाराय रीतयः। तो और जब गुण, अलंकार और रीति की बात स्वीकार करते हैं तब यह मम्मट पहले ही कह चुके हैं।
तो इसके साथ ही विश्वनाथ में महिम भट्ट का स्वर भी सुनाई देता है जब ये कहते हैं कि काव्य विभावादि संयोजनात्मक शब्दार्थ संघटना है, अर्थात काव्य की रसात्मकता के लिए विभाव आदि का संयोजन होना जरूरी है। तो इस बात को बताने का मतलब साफ ये है कि आचार्य विश्वनाथ भी कहीं न कहीं से गुण रीति के माध्यम से मम्मट की ही व्याख्या करते हैं, यद्यपि वे मम्मट की आलोचना के दायरे में वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मम्मट विश्वनाथ की आलोचना करते हुए भी उन्हीं के प्रभाव में हैं, इसीलिए काव्य क्या है यह तो समझ में आता है उनके यहाँ, लेकिन काव्य को कैसे परिभाषित किया जाए यह समझना विश्वनाथ के यहाँ मुश्किल है। और इस पर बहुत विस्तार से संस्कृत के प्रकांड विद्वान पी.वी. कांडे ने अपनी पुस्तक संस्कृत काव्य शास्त्र का इतिहास में लिखा है कि किस तरह से उन्होंने अपनी आपत्तियां विश्वनाथ के इस सूत्र पर दर्ज की हैं और मम्मट के साथ वे खड़े हैं। तो अब आगे देखेंगे कि विश्वनाथ के इस काव्य लक्षण के बाद हम पंडित राज जगन्नाथ तरफ बढ़ते हैं, जिन्होंने रस गंगाधर में यह काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। और ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है और जिसे आप आधुनिक मन स्थितियों के लिए उपयोगी काव्य लक्षण कहते हैं, जिसे आज के लिखने पढ़ने वाले युवकों के लिए उपयोगी मानते हैं, या किसी भी ऐसे कवि के लिए जो कुछ नया जानना चाहता हो या कुछ नए ढंग से सीखना चाहता हो, ये जानना चाहता हो कि आखिरकार ये आधुनिकता काव्य के लक्षण में आधुनिकता का बोध अगर ज्ञान से शुरू हुआ तो उसके रेसे किससे जोड़ते हैं हमारे भारतीय परंपरा में, तो वो नाम जगन्नाथ का याद आता है और वही हैं रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम के माध्यम से। विश्वनाथ के सूत्र की आलोचना करते हुए खुद पंडित जगन्नाथ ने कहा था कि रसात्मक वाक्य एक संकीर्ण अपेक्षा है जो काव्य को संकुचित करता है। यानी उन्होंने ऐतराज जताया कि भाई आप अगर वाक्य की रसमयता की बात करेंगे तो एक बहुत संकीर्ण प्रवृत्ति है कि वाक्य रसवत ही हो, तो वाक्य गैर रसवत क्यों नहीं हो सकता। और इसमें तमाम महान कवि भी जिन्होंने प्रकृति का यथार्थ वर्णन किया है कविता की दुनिया से अलग हो जाते हैं, ऐसा उनका कहना था। तो इसीलिए उन्होंने रस और गुण की जगह रमणीयता पर बल दिया। यानी वाक्य रसात्मक हो, गुणवान हो, ये तो ठीक है, लेकिन जो जगन्नाथ ने जोड़ा, उन्होंने कहा कि वाक्य को रमणीय होना चाहिए और यह अर्थ की चमत्कारिता पर भी ध्यान देते हैं। यहाँ रसमयता की तुलना में रमणीयता की परिधि बड़ी है। इसको नोट कीजिए, इसको ध्यान दीजिए कि रसमयता की तुलना में जगन्नाथ की जो रमणीयता है वो बहुत बड़ी है। यह लोकोत्तर आह्लाद है जिसका संबंध सीधे सीधे सहृदय से है, अर्थात लोकोत्तरता सहृदय का अनुभव है। वो कहते भी हैं कि रमणीयता च लोकोत्तराह्लाद जनक ज्ञान गोचरता। यह जो लोकोत्तर आनंद न तो शातिशय है और न ही निरतिशय है। ऐसा इसलिए कि पहले में अराजकता की स्थिति होती है और दूसरे में ब्रह्मानंद की जरूरत होती ही नहीं। इससे स्पष्ट है कि कोई भी शब्द जिस ज्ञान का बोध करवाता है, यानी शब्द जिस ज्ञान का बोध करवाता है वह ज्ञान शुष्क नहीं सरस होना चाहिए, जिससे कि लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति हो। इस बात को मैं पुनः रिपीट करना चाहता हूं कि कोई भी शब्द जिस ज्ञान का बोध करवाता हो वह ज्ञान शुष्क नहीं सरस होना चाहिए, जिससे लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति हो सके। ऐसा ही शब्द काव्य होता है, जिसका मतलब ही है कि शब्द और लोकोत्तर आनंद के बीच ज्ञान की एक सरस सत्ता का होना जरूरी है। और इसका मतलब यह भी हुआ कि शब्दों के समानार्थी प्रयोग से कविता नहीं बनती। ध्यान दीजिए, पहले भी कहा जा चुका है कि शब्दों के समानार्थी प्रयोग से कविता नहीं बनती, वह बनती है शब्द द्वारा रमणीय अर्थ के सृजन से। और यह तभी होता है जब शब्द अपने सटीक चयन में पदार्थ का सरस ज्ञान प्रदान करते हों, जिसका उद्देश्य चरम लोकोत्तर आनंद होता है। तो जाहिर सी बात है कि इस ज्ञान से संवेदना का विस्तार होता है और फिर जो संवेदना निर्मित होती है
उससे ज्ञान की सत्ता प्रभावित होती है। अब यहाँ पर जगन्नाथ मुक्तिबोध के पूर्वज आचार्य कवि के रूप में हमारे बीच प्रस्तुत होते हैं। यहाँ ध्वनि से युक्त होकर भी जगन्नाथ उसकी रूढ़ियों से मुक्त हैं। जब वे रमणीयता की बात करते हैं तो ध्वनिवादियों की तरह वे इस बात को नहीं मानते, और यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ध्वनिवादियों की तरह यह नहीं मानते कि काव्यत्व केवल व्यंग्यत्व में होता है। जगन्नाथ इस बात पर जोर देते हैं कि काव्यत्व वाचक में भी हो सकता है, लक्षक में भी हो सकता है और व्यंजक यानी तीनों प्रकार के शब्दों में हो सकता है। अगर कहीं किसी तरह का चमत्कारी व्यंग्य न भी हो और महज वाच्यार्थ रमणीय हो तो यहाँ भी वे काव्यत्व को स्वीकार करते हैं, यानी वाच्यार्थ भी अच्छे काव्यत्व का सूचक हो सकता है। इसलिए वाच्य, लक्ष्य अथवा व्यंग्य कोई भी अर्थ रहे, यदि वह रमणीय है, लोकोत्तर आह्लाद को उपस्थित कर सकता हो, वह उत्पन्न कर सकता हो, उसका जनक हो, तो पंडित जी के अनुसार वह काव्य है। असल में यह वह स्थल है, यही वह स्थल है असल में जहाँ जगन्नाथ अभिनव हो जाते हैं। इसी जगह पर वे रमणीयता को ज्ञान से जोड़ देते हैं जो उन्हें आधुनिक बनाता है और विश्वनाथ की आभिजात दृश्य से अलग हो जाते हैं। ज्ञान और रमणीयता का यह संबंध हिंदी कवियों के लिए आज भी समझने का विषय है। यहीं पर ज्ञान और आनंद के अंतः संबंधों के सूत्र भी आपको मिलेंगे, जिसके बारे में आज की हिंदी कविता ने अपना फलक विस्तृत किया है। ठीक इसी जगह से आप आधुनिक हिंदी कविता के बड़े कवि मुक्तिबोध के संवेदनात्मक ज्ञान के सूत्र भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बारे में कभी अलग से बताऊंगा। यहाँ इस व्याख्यान में वह उसका अवसर नहीं है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि दंडी ने इष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति करने वाले पद समूह को काव्य कहा था, लेकिन दंडी के यहाँ इष्ट अर्थ केवल विवक्षित अर्थ था, अर्थात हृदय का अर्थ था कि जैसा आप कहना चाहे वैसा संप्रेषित हो जाए। लेकिन जगन्नाथ के यहाँ यह अलौकिक आनंद का प्रदाता है और रस सापेक्ष है। इस कारण से भी यह जो इनका अर्थ है वह दंडी की तुलना में थोड़ा बड़ा है, विस्तृत और अलग है। तो मैं अब इसको समाप्त करता हूँ, क्योंकि लगभग 45-46 मिनट का ये व्याख्यान हो चुका है और बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये सोशल मीडिया पर या किसी भी साइट पर अपलोड नहीं हो सकता। तो संक्षेप में केवल इतना ही कि ये जो संस्कृत काव्य शास्त्र में कविता की जो लक्षण हैं वो मैंने बताने की कोशिश की, और हिंदी आलोचना की भी मैंने संस्कृत के पृष्ठभूमि में हिंदी आलोचना की जो सैद्धांतिकी आगे चल करके निर्मित हुई, उसका एक सिरा इस सैद्धांतिकी से अवश्य ही जुड़ता है। और आज की जो हिंदी आलोचना है तो उसका सबसे बड़ा संकट भी यही है कि उसका बहुलांश परंपरा की इस पूंजी से कटा हुआ है या अलग है, और इसीलिए उसमें नए प्रस्थान अभी भी नहीं उभर पा रहे हैं। आज की हिंदी आलोचना का बहुलांश भाष्य से ज़्यादा व्याख्या में उलझ गया है, जिसमें स्फीति तो है लेकिन दृष्टि नहीं है। यह दृष्टि कैसे आए, उसकी क्या प्रक्रियाएं होंगी, मैं समझता हूँ कि जो नए आलोचक हैं, जो नई पीढ़ी में आलोचना और कवि कर्म से जुड़े हुए लोग हैं, अगर थोड़ा भी आलोक इस व्याख्यान से पा सके, थोड़े भी लाभान्वित हो सके, तो मैं समझता हूँ कि वह हिंदी आलोचना के लिए भी और हिंदी कविता के लिए भी एक सुखद भविष्य होगा। इसी के साथ यह व्याख्यान मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।